सो आज बच्चे जो हमारा टॉपिक है, आज हमने पढ़ना है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। सो व्हाट इज रेप्लिकेशन? तीन मेन टॉपिक हैं बच्चे इसमें जेनेटिक्स में आपके, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए? किसी बच्चे को अगर कुछ पता है कि रेप्लिकेशन क्या होती है जी? सो रेप्लिकेशन होती है बच्चे फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए फ्रॉम डीएनए, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए। अगर आपके पास एक डीएनए का मॉलिक्यूल है तो उसको अगर रेप्लिकेट करके दो डीएनए मॉलिक्यूल बनाने हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोलते हैं। कि आपका जो डीएनए है वो रेप्लिकेट कर रहा है, एक न्यू कॉपी बना रहा है। ऑब्वियसली बच्चे आपके सेल को अगर डिवाइड करना है, हमने माइटोसिस मियोसिस पढ़ा था, तो उसमें आप देखते हो कि मियोसिस में या माइटोसिस में क्रोमोसोम का कंटेंट डबल होता है, तो मतलब डीएनए रेप्लिकेशन होती है। डीएनए रेप्लिकेशन होएगी तभी नया डीएनए का मॉलिक्यूल जो है कंटेंट डबल होगा, फिर दो इक्वल सेल में उसको क्या किया जाएगा? डिवाइड किया जाएगा। जब भी माइटोसिस या मियोसिस होनी है तो आप उसमें ये मान के चलो कि सेल साइकिल जब चलेगा तो डीएनए रेप्लिकेशन जो होनी है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब तक डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा आपका सेल जो है वो डिवाइड नहीं कर पाएगा। सो ये हमें देखना है बच्चे कि डीएनए की रेप्लिकेशन जो है वो किस तरीके से होती है। तीन स्टेप इसमें हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन में: इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन का मतलब है स्टार्ट कैसे होती है डीएनए की रेप्लिकेशन, क्या क्या इसमें आपको चाहिए। तो पहले हम मशीनरी रिक्वायर्ड है रेप्लिकेशन की बात भी कर लेंगे कि हमें क्या क्या चाहिए होगा अगर आपको एक डीएनए को रेप्लिकेट करवाना है। तो फिर जो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी उसको इलॉन्गेट कैसे करना है, डीएनए के स्ट्रैंड को एक्सटेंड कैसे करना है वो हम देख लेंगे। और लास्ट में जब खत्म करनी है रेप्लिकेशन तो उसको टर्मिनेट कैसे करना है। तो इनिशिएशन के लिए आपको चाहिए होगी बच्चे मशीनरी रिक्वायर्ड। मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन कि हमें क्या क्या चाहिए। एक तो बच्चे मान लो ये आपके पास डीएनए का स्ट्रैंड है ए टी, मान लो इस डीएनए के स्ट्रैंड को आपने रेप्लिकेट करवाना है। तो एक तो आपको टेम्परेरी डीएनए चाहिए होगा कि इसी डीएनए से आपने रेप्लिकेशन करवाने के बाद, रेप्लिकेशन होने के बाद आपको दो डीएनए यहां पे नजर आएंगे, दो डॉटर डीएनए। तो एक ही डीएनए की रेप्लिकेशन के बाद आपको दो डॉटर डीएनए नजर आएंगे। सो दैट मीन्स एक तो हमें डीएनए एज ए टेम्पलेट चाहिए। ये डीएनए के जो दो स्ट्रैंड हैं ये दोनों एक्ट करेंगे एज ए टेम्पलेट। डीएनए डबल स्टैंडर्ड है तो हमें डीएनए के टेम्पलेट चाहिए। टेम्पलेट क्या होता है बच्चे? बेस, जिसके बेस के ऊपर नया डीएनए हम तैयार करते हैं। तो हमारे पास एक डीएनए होना चाहिए, उसके जो दोनों स्ट्रैंड है ये भी एक्ट करेगा एज ए टेम्पलेट और ये भी एक्ट करेगा एज ए टेम्पलेट। टेम्पलेट मींस बेस। इस टेम्पलेट के हिसाब से नए डीएनए को तैयार किया जाता है। इसी टेम्पलेट के हिसाब से क्या करेंगे हम डीएनए को तैयार, कैसे मैं आपको बताता हूं। ये जो दोनों नए डीएनए बनने हैं इसमें ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड दोनों अलग करेंगे हम पहले। एक टेम्पलेट स्ट्रैंड आपका अलग हो जाएगा, दूसरा टेम्पलेट स्ट्रैंड भी आपका अलग हो जाएगा। एक टेम्पलेट आपका 5' to 3' वाला है, दूसरा टेम्पलेट आपका 3' to 5' वाला है। ये आपके दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड है, मतलब पेरेंट के स्ट्रैंड है, पेरेंट डीएनए के स्ट्रैंड है। अब इस डीएनए के टेम्पलेट के ऊपर एक नया स्ट्रैंड हम बना लेंगे और इसके ऊपर भी एक नया स्ट्रैंड हम बना लेंगे। मतलब इसकी जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम एक नया डीएनए तैयार करेंगे और सिमिलरली इसके पास जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम एक नया डीएनए मॉलिक्यूल तैयार करेंगे। तो आपके पास टेम्पलेट स्क्रीन बंद हो गया।
तो आपके जो टेम्पलेट है इसके बेस के ऊपर यहां पे एक नया डीएनए का स्ट्रैंड तैयार किया जाएगा, क्योंकि ये टेम्पलेट क्या बोल रहा है, यहाँ पे ए है तो नए डीएनए में यहाँ पे क्या लगना चाहिए टी, यहाँ पे सी है तो नए डीएनए में यहाँ पे क्या लगना चाहिए जी, यहाँ पे जी है तो नए डीएनए में यहाँ पे क्या लगना चाहिए सी, यहाँ पे टी है तो नए डीएनए में यहाँ पे क्या लगना चाहिए ए। मतलब टेम्पलेट क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसके ऊपर ये न्यूक्लियोटाइड जो हैं आपके, इनका सीक्वेंस क्या रहने वाला है। सिमिलरली इसके ऊपर भी आपको एक नया डीएनए जो है वो तैयार करेंगे हम। तो यहां पे ए सी जी टी टी सी टी टी। मतलब टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड बच्चे हमें क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनेगा, दिस इज द न्यू डीएनए स्ट्रैंड। अगेन दिस इज द न्यू डीएनए स्ट्रैंड। तो मतलब जो नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा वो पुराने डीएनए को ही एज ए टेम्पलेट मान के हम उसके ऊपर नया डीएनए तैयार करेंगे। मतलब इन दोनों टेम्पलेट्स को हम अलग कर लेंगे, डीनेचुरेशन हम इस प्रोसेस को बोलते हैं, और ये जो टेम्पलेट हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड लगाते जाएंगे। ये जो टेम्पलेट हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा उसके अकॉर्डिंगली हम न्यूक्लियोटाइड लगाते जाएंगे। तो ये आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए ये बन जाएगा, और दूसरा डबल स्टैंड डीएनए आपके पास ये बन जाएगा। ये दोनों डॉटर डीएनए स्ट्रैंड अब आपके पास बन जाएंगे। तो दोनों हमारे पास क्या बन जाएंगे जी, डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल। तो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बनाने के लिए हम प्रोसेस करते हैं रेप्लिकेशन, और रेप्लिकेशन में हमें क्या क्या चाहिए वो हमें डिस्कस करना है। और पहली चीज जो हमें चाहिए वो है हमें कि टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। अगर आपके पास एक डीएनए है उसी से नया डीएनए तैयार करोगे, वो आपको टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा, बेसिक इंफॉर्मेशन देगा कि नया डीएनए स्ट्रैंड जो बनेगा उसके अंदर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्या होने वाला है, क्या पहले टी लगेगी, जी लगेगी कि सी लगेगी, वो आपको ये बताएगा। जैसे यहाँ पे टी है तो यहाँ पे ए लगी, यहाँ पे जी है तो यहाँ पे सी लगी, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे जी लगी। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम जो है वो नया डीएनए जो है वो तैयार करते हैं। तो मशीनरी रिक्वायर्ड इन रेप्लिकेशन में सबसे पहले आपको बच्चे चाहिए टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। हमें क्या चाहिए, टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। इसके अलावा बच्चे दूसरा रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम चाहिए होंगे। मशीनरी जो है हमारी मेन, तो रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम, इस एंजाइम को हम बोलते हैं बच्चे डीएनए पॉलीमरेज। तो हमें चाहिए डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम। जैसे आपने टेम्पलेट बनाया था कि दिस इज आवर टेम्पलेट, उसके ऊपर ये ए है, टी है, सी है, जी है, इस तरीके से कोई भी सीक्वेंस है मान लो न्यूक्लियोटाइड का, इस पे आपने एक नया न्यूक्लियोटाइड ऐड करना है। यहाँ पे नया ऐड क्या करना है, टी, यहाँ पे ऐड क्या करना है, ए। मतलब आपने पॉलीमराइजेशन करानी है। पॉलीमराइजेशन का मतलब एक पॉलीमर बनाना है, पॉलीमर में जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपने चेन में लगाने हैं। तो पॉलीमराइजेशन के लिए एंजाइम कौन सा यूज होगा, पॉलीमरेज। तो यहाँ पे एक एंजाइम है जो एंजाइम इन न्यूक्लियोटाइड को लगाता जा रहा है। जैसे उसने यहाँ पे जी लगा दी, फिर आगे चला गया, आगे जाके उसने जी के ऑपोजिट यहाँ पे सी लगा दी, फिर आगे चला गया, यहाँ पे उसने ए लगा दी। तो ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का काम है, जो क्या करेगा, एक एक करके टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर, ये जो आपका टेम्पलेट है इसके ऊपर जो एक एक करके क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा। तो इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन एंजाइम, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो हमें चाहिए, जो डीएनए की पॉलीमराइजेशन में नए स्ट्रैंड को बनाने में हमारी हेल्प करेगा। तो इसके बिना रेप्लिकेशन जो है वो नहीं चल सकती। बट इस एंजाइम की 2-3 लिमिटेशन है, इस एंजाइम के साथ 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम इस एंजाइम की ये है कि इट कैन नॉट इनिशिएट डीएनए रेप्लिकेशन।
ये एंजाइम जो है इस डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं कर सकता, मतलब इस एंजाइम को डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं करनी आती, तो मतलब इसको स्टार्ट करके देनी पड़ेगी, फिर ये उसको चला लेगा। तो इनिशिएशन के लिए हमें मतलब ये एंजाइम नहीं चाहिए, कोई और एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, बट उसके बाद मेन प्रिंसिपल एंजाइम हमारा यही है। तो इसकी पहली प्रॉब्लम ये है कि इट कैन नॉट इनिशिएट, मतलब यहां से स्टार्ट ये एंजाइम नहीं करेगा, इसको कोई स्टार्ट करके देगा। एक बार इसको हमने इसको डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट करके दे दी, तो उसके बाद ये संभाल लेगा, उसके बाद सारी रेप्लिकेशन ये खुद करेगा। तो मेन प्रिंसिपल एंजाइम यही है, बट इसको रेप्लिकेशन आपको स्टार्ट करके देनी पड़ती है। ये जो एंजाइम है ये रेप्लिकेशन को स्टार्ट, जिसको हम कहते हैं कि इनिशिएट जो है वो नहीं कर सकता। तो इस एंजाइम की ये पहली प्रॉब्लम है। दूसरी इस एंजाइम की प्रॉब्लम एक और है, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन कर सकता है। एक ही डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन का मतलब ये है कि अगर ये इस डायरेक्शन से 5' से 3' इस डायरेक्शन में जा रहा है, फ्रॉम न्यू स्ट्रैंड के ऊपर, जो नया स्ट्रैंड है उसके ऊपर अगर ये 5' से 3' डायरेक्शन में इधर से इधर जा रहा है, तो ये रेप्लिकेशन कर देगा, पॉलीमराइजेशन कर देगा, मतलब ये बेस ऐड कर देगा इसके ऑपोजिट जो ऐड करता जा रहा है। बट अगर ये एंजाइम मैं बोलूं कि इधर से इधर आएगा, अगर ये एंजाइम इधर से चले तो इधर इसकी 3' डायरेक्शन बनती है, इससे 5'। मान लो आप बोलो कि ये एंजाइम जो है जी इधर की बजाय, इधर जाने की बजाय अगर इधर से इधर आता डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर, तो इधर डायरेक्शन बन रही है 3' टू 5'। इस डायरेक्शन में ये जी के ऑपोजिट सी के ऑपोजिट जी, ए के ऑपोजिट टी ऐड नहीं कर पाएगा, बिकॉज दिस एंजाइम डू नॉट हैव 3' टू 5' polymerization activity. It has only 5' to 3' polymerization activity। मतलब अगर ये 5' से 3' डायरेक्शन में जाएगा तभी ये क्या करेगा, नए न्यूक्लियोटाइड जो है वो सीक्वेंस में क्या करेगा जी, ऐड करेगा। सो सेकेंड लिमिटेशन, इट हैज ओनली 5' to 3' पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी। क्लियर है बच्चे? तो इसके पास जो है बच्चे सिर्फ 5' टू 3' डायरेक्शन की ही पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। तो ये एंजाइम बच्चे हमें रेप्लिकेशन को स्टार्ट करके नहीं दे सकता, क्योंकि इसके साथ ये दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली तो ये इनिशिएट इसको करनी नहीं आती, दूसरी कि एक ही डायरेक्शन में ये न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकता है। अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है और ये जो नया स्ट्रैंड बन रहा है वो 5' टू 3' डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, तो ये नए न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देगा। अदरवाइज अगर उल्टी डायरेक्शन हो जाए इसकी, टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर इधर से इधर आना शुरू हो जाए, तो डीएनए पॉलीमरेज जो है उसके पास वो पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी नहीं है। सो दैट मींस इट हैज ओनली 5' टू 3' पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी। इट डू नॉट हैव 3' टू 5' पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी। तो ये इसकी लिमिटेशन है बच्चे एंजाइम की। तो मतलब इसको अगर रेप्लिकेशन स्टार्ट करनी नहीं आती तो कौन है वो जो रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा, जो बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेगा। यहां से कौन शुरू करेगा, क्योंकि इसको यहां से शुरू करने को आती नहीं, ये तो रास्ते से ज्वाइन कर सकता है मिड में से। तो यहां से तो डीएनए पॉलीमरेज मान लो ज्वाइन कर रहा है, बट शुरू में यहां से कौन स्टार्ट करके देगा इसको रेप्लिकेशन, उसके लिए एक अलग एंजाइम है हमारे पास। उसके लिए आपको चाहिए प्राइमेज एंजाइम जो प्राइमर ऐड करेगा। तो यहां पे एक एंजाइम आएगा प्राइमेज, वो इसको यहां पे प्राइमर ऐड करके देगा। प्राइमर आपको यहां पे रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए बच्चे क्या चाहिए, आरएनए का प्राइमर चाहिए। ये पहले हमें बच्चे प्राइमर ऐड करना पड़ता है। इस
प्राइमर के ऊपर आके आपका डीएनए पॉलीमरेज बैठेगा और फिर इस रेप्लिकेशन को वो आगे खींचेगा। तो इनिशिएशन के लिए हमें क्या चाहिए जी, आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर तो ये ऐड करेगा नहीं क्योंकि तो डीएनए पॉलीमरेज है, इसको तो डीएनए बनाना आता है, आरएनए तो बनाना नहीं आता इसको। तो आरएनए बनाने के लिए आपको आरएनए प्राइमर ऐड करने के लिए क्या चाहिए होगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए होगा। इस आरएनए पॉलीमरेज को हम प्राइमेज बोल देते हैं बच्चे। मतलब हमें चाहिए एक प्राइमेज नाम का एंजाइम जो पहले इस टेम्पलेट डीएनए के ऊपर आरएनए प्राइमर ऐड करे और उस आरएनए प्राइमर के ऊपर हमारा एंजाइम आके बैठे और फिर वो उसको खींच दे। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आरएनए प्राइमर क्या होता है, आरएनए प्राइमर यहाँ पे ऐड कैसे होता है। मैं सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूँ आज की क्या क्या चीजें हमें चाहिए जो हमें रेप्लिकेशन करवाने के लिए डीएनए के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये एंजाइम क्योंकि स्टार्ट नहीं करके दे सकता, इनिशिएट करके नहीं दे सकता रेप्लिकेशन को, तो हम इसको स्टार्ट करके दे देते हैं रेप्लिकेशन। आरएनए पॉलीमरेज बोलता है ठीक है मैं तुझे स्टार्ट करके देता हूँ रेप्लिकेशन, बट मैं जो स्टार्ट करूंगा वो आरएनए के साथ स्टार्ट करूंगा, बट हमें तो बनाना है डीएनए का स्ट्रैंड। तो मजबूरी वर्ष हमारे सेल को ये स्टेप लेना पड़ता है कि ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझे शुरू में आरएनए ऐड करके दे दो, उसके बाद मैं उसके ऊपर डीएनए बना दूंगा। तो शुरू में थोड़ा सा आरएनए बनेगा, उसके बाद हमारा सारा स्ट्रैंड जब ये डीएनए पॉलीमरेज आ गया तो सारा डीएनए बनेगा। वो हम बाद की बात है कि इस आरएनए को हम यहां से निकाल देंगे, मतलब इस प्राइमर को रिमूव कर देंगे। तो प्राइमर रिमूव हो जाएगा और उसके बाद हमारा जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो कंप्लीट बन जाएगा। वो हम कंप्लीट स्टेप जब पढ़ेंगे रेप्लिकेशन का तो आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएगा कि कैसे प्राइमर ऐड होता है, कैसे प्राइमर रिमूव होता है। बट फंक्शन ऑफ प्राइमर क्या है, मतलब प्राइमर इंपॉर्टेंट चीज है अगर रेप्लिकेशन को शुरू होना है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या चाहिए डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, आरएनए प्राइमर। अब कुछ बच्चों को लगे कि प्राइमर क्या होता है, प्राइमर क्या है जी। प्राइमर बच्चे कुछ भी नहीं होता, प्राइमर एक छोटा सा आरएनए का मॉलिक्यूल होता है। प्राइमर क्या होता है, छोटा आरएनए मॉलिक्यूल होता है जिसमें सिर्फ 15 से लेके 20 या 25 न्यूक्लियोटाइड होते हैं बस। आरएनए प्राइमर एक शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होता है बच्चे, शॉर्ट ओलिगो न्यूक्लियोटाइड। नॉर्मली आप ये बोलते हो कि डीएनए इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बच्चे डीएनए में तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, एन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं डीएनए में। तो एन 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 1,00,000 भी हो सकता है। हमारे अंदर तो हमारा जो डीएनए है सेल का उसके अंदर तो 3,164 न्यूक्लियोटाइड है, मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स। 3,164 मिलियन न्यूक्लियोटाइड मतलब 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड है। तो डीएनए इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड, उसमें तो इतने मिलियन न्यूक्लियोटाइड है। बट यहां पे मैंने आपको छोटा सा डीएनए दिखाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसमें 9 न्यूक्लियोटाइड है। इसको हम ओलिगोन्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होता है जिसमें 10 15 20 न्यूक्लियोटाइड ही हैं, बहुत ज्यादा बड़ा डीएनए का मॉलिक्यूल नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक तरीके का आपको ओलिगोन्यूक्लियोटाइड ही दिखाया है। तो इतना को आरएनए आके आपके पूरे मिलियन ऑफ न्यूक्लियोटाइड का जो डीएनए है उसके ऊपर आके लगेगा। तो डीएनए का स्ट्रैंड हमारे पास जैसे ऐसे है, ये हमारा डीएनए है, बहुत बड़ा डीएनए का स्ट्रैंड हमारे पास होगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और प्राइमर बस इतना को, आरएनए प्राइमर बस इतना को मॉलिक्यूल जो है वो इसके ऊपर आके लगेगा। ओके बच्चे, तो आरएनए प्राइमर जो है वो हमें छोटा सा मॉलिक्यूल चाहिए जिसमें बहुत मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड नहीं होंगे, जिसमें सिर्फ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होगा। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होता है जिसमें 15 से लेके 25 न्यूक्लियोटाइड होंगे। तो एक छोटा सा मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा और उस छोटे से मॉलिक्यूल के ऊपर आपका डीएनए पॉलीमरेज आके लगेगा। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस आरएनए प्राइमर पे लगेगा और इस आरएनए प्राइमर को खींच देगा, और ये जो स्ट्रैंड बनेगा ये डीएनए का ही बनेगा। आगे स्ट्रैंड डीएनए का ही बनेगा क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज है। बट इतना को मॉलिक्यूल पीछे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड क्या लगा हुआ है, आरएनए का प्राइमर, इसको हम बाद में रिमूव कर देंगे। तो मशीनरी में सबसे इंपॉर्टेंट है आरएनए प्राइमर, क्योंकि अगर प्राइमर ही नहीं आएगा तो रेप्लिकेशन स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस एंजाइम को तो रेप्लिकेशन स्टार्ट ही नहीं करनी आती। हमारा जो मेन एंजाइम है उसको रेप्लिकेशन स्टार्ट करनी नहीं आती। सो दैट मींस
आरएनए का प्राइमर जो है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे ऐड होनी चाहिए ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ आवर मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम दैट इट कैन नॉट इनिशिएट डीएनए रेप्लिकेशन। तो एक बच्चे हमें चाहिए जी आरएनए का प्राइमर। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज और हमें चाहिए, शुरू में मैंने आपको बताया था कि दो डीएनए के स्ट्रैंड एक्ट करेंगे एज ए टेम्पलेट, बट दोनों को हमें अलग करना पड़ेगा क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है। तो डीएनए के दोनों मॉलिक्यूल जो दोनों स्ट्रैंड जो है वो इस तरीके से बाइंड होते हैं, ए टी सी जी टी ए। तो इस डीएनए के स्ट्रैंड को बच्चे आपको दोनों को अलग करना पड़ेगा। उसके लिए हमें चाहिए हेलिकेज एंजाइम। हमें यहाँ पे चाहिए हेलिकेज एंजाइम जो इन बॉन्ड्स को तोड़ दे। ये कौन से बॉन्ड है जी? हाइड्रोजन बॉन्ड। किसके बिटवीन में? दो बेस के बीच में। दो बेस के बीच में क्या होते हैं जी? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और वो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एंजाइम कौन सा? ये हेलिकेज। तभी जाके ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड जो है वो एक दूसरे से अलग होंगे। यहाँ पे ए रह जाएगा, सी टी सी जी टी टी। तो इस तरीके से आपको दोनों डीएनए के स्ट्रैंड को अलग करने के लिए इंपॉर्टेंट एंजाइम चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज हेलिकेज। तो एक और मशीनरी आप लिख लो बच्चे, यहाँ पे हमें वो चीज जो चाहिए होगी वो चाहिए होगी हेलिकेज। हेलिकेज नाम का एंजाइम चाहिए होगा जो हमारे दोनों टेम्पलेट डीएनए के स्ट्रैंड को अलग करेगा, जो हमारे टेम्पलेट डीएनए के स्ट्रैंड को अलग करके हमें देगा। तो हमें चाहिए हेलिकेज नाम का एंजाइम जो दोनों डीएनए के स्ट्रैंड की अनवाइंडिंग करता है। इसको आप डीनेचुरेशन बोल दो, अनवाइंडिंग बोल दो, इस प्रोसेस को डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। कि दोनों डीएनए स्ट्रैंड अलग हो गए, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया गया बीच में से जो बिटवीन बेस पेयर बने हुए हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज डीनेचुरेशन। आप इसको अनवाइंडिंग भी बोल सकते हो। तो हमें चाहिए होगा हेलिकेज नाम का एंजाइम जो हमारे दोनों टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड को क्या कर देगा? अलग कर देगा। इसके अलावा बच्चे अगर ये दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड इसी तरीके से छोड़ दिए हमने तो ये दोनों बाइंड कर जाएंगे, दोबारा रीनेचुरेशन हो जाएगी। डीनेचुरेशन की बजाय जब आपका एंजाइम हेलिकेज आगे निकल गया, ये पीछे से जुड़ते चले जाएंगे। हम नहीं चाहते कि अगर हेलिकेज ने इनको अलग किया है तो दोबारा से आपस में जुड़ेंगे, जब तक यहाँ पे नया स्ट्रैंड और यहाँ पे नया स्ट्रैंड नहीं बन जाता। तो दोनों डीएनए के स्ट्रैंड को, टेम्पलेट डीएनए के स्ट्रैंड को अलग रखने के लिए हमें एक प्रोटीन चाहिए जिसको हम बोलते हैं एसएसबी प्रोटीन्स, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। यहां पे इस डीएनए के स्ट्रैंड पे भी और इस डीएनए के स्ट्रैंड पे भी एसएसबी प्रोटीन आके बाइंड कर देंगे। ये क्या है जी? एसएसबी प्रोटीन्स, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। जब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है तो ये प्रोटीन यहां पे बाइंड नहीं कर सकते। इन प्रोटीन को कहीं भी देख गया ना कि डीएनए सिंगल स्ट्रैंड हो गया, उसी डीएनए पे जाके लग जाएंगे। और जब तक सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन इन दोनों डीएनए के स्ट्रैंड को अटैच हुई हैं, ये दोनों को दोबारा से जुड़ने नहीं देंगी। मतलब आपके हेलिकेज एंजाइम की एक्टिविटी खराब हो जाती ना, वेस्ट हो जाती। अगर हेलिकेज इनको आगे निकल गया, इनको अलग करके गया, और हेलिकेज आगे गया, ये पीछे से फिर जुड़ गए। क्योंकि इन बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगती है। हमारी बॉडी या हमारा सेल क्यों चाहेगा कि वो एनर्जी वेस्ट चली जाए? तो हमारी बॉडी या हमारा सेल ये प्रेफर करता है कि जैसे ही हेलिकेज आगे निकल जाएगा, पीछे से दोनों डीएनए स्ट्रैंड आपस में वापस से ना जुड़ जाए, रीनेचुरेशन ना हो जाए, तो इन सिंगल स्ट्रैंड को पकड़ लो, अलग अलग रखो। इनको पकड़ के अलग अलग रखने का काम कौन कर रहा है? एसएसबी प्रोटीन। ये एसएसबी प्रोटीन सिर्फ इन दोनों स्ट्रैंड को अलग रखने में कामयाब है, या हमारी हेल्प करती है दोनों स्ट्रैंड को अलग रखने में, ताकि ये दोनों स्ट्रैंड आपस में वापस से दोबारा से रीनेचुरेशन ना हो जाए, जब तक यहाँ पे नया स्ट्रैंड और यहाँ पे दूसरा नया डॉटर स्ट्रैंड जो है वो ना बन जाए। सो दैट मीन्स हेलिकेज के साथ साथ हमें इंपॉर्टेंट क्या चाहिए? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, एसएसबी प्रोटीन्स।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मशीनरी है बच्चे जो हमें डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए चाहिए, कि इनके बिना जो डीएनए की रेप्लिकेशन है वो पॉसिबल या फिजिबल नहीं है। तो आरएनए प्राइमर को ऐड करने वाला प्राइमेज, उसके अलावा हमें हेलिकेज, सबसे पहले तो हेलिकेज की जरूरत पड़ेगी क्योंकि दोनों टेम्पलेट को आपने अलग करना है। तो हेलिकेज के बाद आपको प्राइमर ऐड करने की जरूरत पड़ेगी, तो प्राइमेज की जरूरत पड़ेगी। डीएनए पॉलीमेज तो सबसे लास्ट में आएगा। जैसे ही प्राइमर ऐड हो गया तो डीएनए पॉलीमेज आएगा, उस प्राइमर को एक्सटेंड कर देगा, और लास्ट पे हमें प्राइमर को रिमूव करने की जरूरत पड़ती है। कि प्राइमर रिमूव जो है उसके लिए आपको एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, वो हम वहां पे डिस्कस कर लेंगे। तो ये है बच्चे मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन की। हमें रेप्लिकेशन के लिए कौन कौन सी मशीनरी है जो आपको चाहिए ताकि नया डीएनए स्ट्रैंड आपके पास बन सके। सो बच्चे डीएनए रेप्लिकेशन जो है, ये हमें पता चला कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है वो सेमी कंजर्वेटिव होती है नेचर में। डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, ऐसा बोला जाता है कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव, मतलब सेमी कंजर्व्ड है। सेमी कंजर्व्ड का मतलब होता है हाफ कंजर्व्ड है। बड़ी आसान सी बात है। ये आपके पास बच्चे एक पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड है, ये हमारे पास पेरेंट डीएनए है। इसको भी मैं पी लिख देता हूं, ये भी पी लिख देता हूं। क्यों? क्योंकि ये दोनों पेरेंटल डीएनए के स्ट्रैंड है जो टेम्पलेट एक्ट करेंगे आगे चल के। पहले बच्चे हेलिकेज आएगा और इनको अलग कर देगा, तो आपका एक पेरेंटल स्ट्रैंड अलग हो गया, दूसरा पेरेंटल डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो अलग हो गया। उसको मैं पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड को मैं पी लिख रहा हूं। पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड को हम क्या लिख रहे हैं? पी लिख रहे हैं। अब इसके ऊपर भी बच्चे नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा और इसके ऊपर भी नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा। इसको आप डी लिख लो, डॉटर डीएनए स्ट्रैंड। तो ये एक डीएनए बना, ये दूसरा डॉटर डीएनए बना। एक डीएनए से रेप्लिकेशन के बाद दो डीएनए बने, ऐसा ही होता है। बट ये जो दोनों डीएनए बने हैं इसमें देखो क्या है, जो एक स्ट्रैंड है वो पुराना है, वो पेरेंटल है। एक पेरेंटल स्ट्रैंड, जैसे ये पेरेंटल स्ट्रैंड 5' to 3', ये रहा पेरेंटल स्ट्रैंड 5' to 3', दूसरा पेरेंटल स्ट्रैंड 3' to 5', और दूसरा पेरेंटल स्ट्रैंड ये रहा 3' to 5'। इस डीएनए में भी एक स्ट्रैंड पेरेंट का है, दूसरा नया बना है जिसको मैंने डी लिखा है, डॉटर स्ट्रैंड। और इस डीएनए में भी एक स्ट्रैंड पुराना है, पेरेंटल है, दूसरा नया बना है, डॉटर स्ट्रैंड। इसको डी लिख लो चाहे एन लिख लो, भी न्यू स्ट्रैंड बनाएंगे। तो दोनों जो डीएनए बने उसमें जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वो कंजर्व है, एक स्ट्रैंड, दैट इज वाई सेमी कंजर्वेटिव। दूसरा स्ट्रैंड नया बना है, एक स्ट्रैंड कंजर्व है, पेरेंटल है, दूसरा नया बना है। ऐसा नहीं हुआ कि रेप्लिकेशन हुई और रेप्लिकेशन के बाद जो दो डीएनए बने, ऐसा नहीं हुआ कि एक डीएनए में दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड रह गए और दूसरे डीएनए में दोनों डॉटर स्ट्रैंड आ गए। अगर ऐसा होता तो हम बोलते रेप्लिकेशन इज कंजर्वेटिव, कि एक जो पेरेंटल डीएनए है उसके दोनों स्ट्रैंड रह गए इकट्ठे, जो दूसरा नया बना उसके दोनों स्ट्रैंड नए हैं। अगर डीएनए की रेप्लिकेशन ऐसी होती और दो डॉटर डीएनए ऐसे पैदा होते तो हम बोलते कि रेप्लिकेशन इज कंजर्वेटिव, बट ऐसा नहीं हुआ। रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, हाफ कंजर्वेटिव है। जो दो डॉटर डीएनए बनते हैं उसमें से एक स्ट्रैंड पुराना रहता है, दूसरा नया बनता है, एक स्ट्रैंड पुराना रहता है, दूसरा नया बनता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। तो हम ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर रहे कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव।
इसको एक्सपेरिमेंटली बाकायदा प्रूव किया गया। सो एक्सपेरिमेंट क्या है जो सेमी कंजर्वेटिव नेचर को प्रूव करते, कौन से दो साइंटिस्ट थे, उसको हम बोलते हैं मेसेल्सन एंड स्टॉल। मेसेल्सन एंड स्टॉल जो हैं उन्होंने प्रूव किया कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, और वो कैसे प्रूव किया वो हम देख रहे हैं। इनमें बच्चे एक बैक्टीरिया लिया ई कोलाई। ई कोलाई के पास ये मान लो अपना डीएनए के दो स्ट्रैंड है। इस ई कोलाई को उन्होंने ग्रो किया इन N15 मीडियम फॉर सेवरल जनरेशंस। तो N15 मीडियम में बच्चे इन्होंने ई कोलाई को ग्रो किया। अब N15 क्या है, जिसमें नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप है उस मीडियम में। नॉर्मली नाइट्रोजन का जो आइसोटोप होता है वो N14 होता है। एक N15 है, एक N14 है। N14 जो है जी नॉर्मल है, नॉर्मल आइसोटोप, और N15 जो है जी वो हैवी आइसोटोप है। अब नाइट्रोजन का यहाँ पे क्या रोल है बच्चे, जो आपका डीएनए है इसमें नाइट्रोजन होती है। जो नया डीएनए बनता है नाइट्रोजन स्पेस ही तो हम ऐड कर देते। ये तो मैं आपको बोल रहा था कि इस ए के अपोजिट टी ऐड होगा, जी के अपोजिट सी ऐड होगा, टी के अपोजिट ए ऐड होगा। ये जो नए बेस ऐड हो रहे हैं इनको आप नाइट्रोजनस बेसिस ही तो बोलते हो। मतलब आप जब नया डीएनए बनाते हो तो नाइट्रोजनस बेस ही ऐड करते हो, तो डीएनए जो है उसमें नाइट्रोजन होती है। नॉर्मली जो हमारे डीएनए में नाइट्रोजन होती है वो N14 होती है, जो थोड़ा लाइट है वेट में एज कंपेयर टू N15। इन्होंने इस ई कोलाई को ग्रो किया N15 मीडियम में सेवरल जनरेशन के लिए, ताकि इनके पास एक ऐसा बैक्टीरिया आ जाए जिसके डीएनए के अंदर पूरा का पूरा N14 को रिप्लेस कर दिया N15 ने। तो इनके पास ऐसा बैक्टीरिया कोई आए इसमें ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो N15 से लेबल हो जाए, ये भी N15 हो जाए और ये भी पूरा N15 हो जाए। N15 आपके पास एक ऐसा ई कोलाई बैक्टीरिया जो है वो आना चाहिए। मतलब इसी वजह से इनको सेवरल जनरेशन के लिए इन्होंने N15 मीडियम में ग्रो किया। एक ऐसे बैक्टीरिया की पहचान की गई कि जिसमें दोनों डीएनए जो है वो क्या वाकई में N15 हो गए हैं कि नहीं है। ये कैसे पहचान होती है ये भी मैं आपको बता दूंगा। फिर इसको ग्रो किया N14 मीडियम में फॉर 1 जनरेशन। तो एक जनरेशन के बाद एक बैक्टीरिया से कितने बैक्टीरिया होंगे जी? 2। अब उसमें ये दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड है, इन दोनों स्ट्रैंड में क्या हुआ, ये आपका N15 स्ट्रैंड मतलब पेरेंटल स्ट्रैंड, और इसके ऊपर जो नया स्ट्रैंड बना N14 नया क्यों बना? क्योंकि मीडियम में क्या है, नाइट्रोजन का कौन सा आइसोटोप है? लाइट आइसोटोप है, 14 आइसोटोप। तो नया स्ट्रैंड बनने के लिए मीडियम से नाइट्रोजन बेस उठाए गए होंगे। मीडियम में नाइट्रोजन बेस 14 है, तो हमें पता है कि एक स्ट्रैंड पेरेंटल रहता है, दूसरा नया बनता है। इसमें एक स्ट्रैंड पेरेंटल रहता है, दूसरा नया बनता है। तो ये क्या बना जी? न्यू डॉटर स्ट्रैंड। न्यू स्ट्रैंड को मैं N के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं। न्यू स्ट्रैंड, पेरेंटल को मैंने P के साथ लिखा है। तो एक जनरेशन के बाद ये कॉम्बिनेशन आपको मिला। उसने क्या किया, एक और जनरेशन चलाई इसकी N14 मीडियम में 1 मोर जनरेशन। तो टोटल कितने सेल बनेंगे जी? 4 सेल बनेंगे।
2 से 4 सेल बनेंगे। आपके पास अब 4 टेम्पलेट स्ट्रैंड होने चाहिए, क्योंकि 2 डीएनए अब आपके पास। अब ये चारों स्ट्रैंड एक्ट करेंगे एज ए टेम्पलेट। अगर ये चारों स्ट्रैंड एक्ट करेंगे एज ए टेम्पलेट, तो आप समझ लो कि इस सेल में ये वाला स्ट्रैंड जो है वो एक्ट कर रहा है एज ए टेम्पलेट। फिर एक ये वाला स्ट्रैंड है जो इसमें एक्ट करेगा एज ए टेम्पलेट, मतलब N15, और ये N15 जो है ये एक्ट करेंगे एज ए टेम्पलेट, और ये दोनों N14 और 14 भी एक्ट करेंगे एज ए टेम्पलेट। ये N14, ये N14 एक्ट करेंगे एज ए टेम्पलेट। चारों डीएनए स्ट्रैंड को मैंने अलग कर दिया, टेम्पलेट बना दिया, चारों एक एक सेल के अंदर एक एक टेम्पलेट। अब चारों पे एक एक नया स्ट्रैंड बनेगा। वो कौन सा बनेगा? 14 वाला बनेगा। क्यों? क्योंकि मीडियन में क्या है जी 14, तो यहां पे इसके ऊपर भी नया स्ट्रैंड N14 बनेगा, इसके ऊपर भी नया स्ट्रैंड N14 बनेगा, इसके ऊपर भी नया स्ट्रैंड N14 बनेगा, और इसके ऊपर भी नया स्ट्रैंड N14 बनेगा। तो 2 जनरेशन के बाद ये रिजल्ट है। ये स्टार्टिंग में जो नॉर्मल हमारे पास डीएनए होता है, नॉर्मल डीएनए जिसमें N14 होता है, मतलब इसके दोनों स्ट्रैंड ये कह लो N14 और N14 थे। इसी वजह से उसने बहुत सारी जनरेशन के लिए उसको N15 में ग्रो किया, ताकि इस बैक्टीरिया के दोनों स्ट्रैंड जब तक N15 के साथ लेबल नहीं हो जाते। ये उसको कैसे पता चला यार कि फिर बंद हो गया? तो बच्चे जब मैं बोल रहा हूं कि नॉर्मली डीएनए में N14 होता है, बहुत सारी जनरेशन में ग्रो करने के बाद उनको एक ऐसा बैक्टीरिया मिला जिसमें N15 आ गया। अब दिखने में तो ना उस डीएनए के ऊपर तो ना लिखा है कि मैं N15 हूं, मैं 14 हूं, तो इनको पता कैसे चला कि ये जो ई कोलाई हमने लिया है वाकई में इसके दोनों स्ट्रैंड में N15 आ गया है? इसके लिए एक टेक्निक होती है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। इसके लिए उन्होंने क्या किया बच्चे? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन की है। नॉर्मली मान लो ये सेल है, इसकी आप ये कर दो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें नाइट्रोजन का लाइट आइसोटोप है, उतना हैवी नहीं है। तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में जब इसका रिजल्ट आप देखोगे तो आपको N14 का बैंड, लाइट बैंड जो है वो N14 डीएनए का बैंड ऊपर नजर आएगा, लाइट बैंड, क्योंकि हैवी नहीं है उतना। और सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या होता है? घुमा देना। तो जो चीज हैवी होती है वो नीचे सेटल होती है, जितनी भारी होगी उतनी जल्दी नीचे सेटल होगी, जितनी लाइट होगी उतनी स्लो नीचे सेटल होगी। तो इस डीएनए का बैंड ऐसे आ रहा था। जब उन्होंने इसका डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया होगा, CSCl सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, हम इसको पूरा नाम बोलते हैं, तो इसका बैंड जो है थोड़ा नीचे आया होगा। और नीचे कर लेते हैं हम N15 का बैंड, ये N14 का बैंड। ये बैंड ऊपर आ रहा है, ये बैंड डीएनए का नीचे आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये डीएनए लाइट है वेट में, ये डीएनए हैवी है। क्यों? क्योंकि इस डीएनए में दोनों लाइट आइसोटोप हैं, इस डीएनए में दोनों हैवी आइसोटोप है, दोनों डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर। इसी वजह से डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन आपको बता देगी कि आपके पास जो डीएनए है क्या उसमें N15 और 15 वाला आइसोटोप है नाइट्रोजन का, या N14 और 14 वाला है। जब उन्होंने पहले यहाँ पे डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया होगा तो इस ई कोलाई से जब डीएनए निकाला होगा तो उसका ये बैंड आया होगा, लाइट बैंड। और जब बहुत सारी जनरेशन के बाद उन्होंने इस सेल से डीएनए निकाल के उसकी डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन की होगी तो नीचे बैंड आया। मतलब इस जनरेशन के जितने भी ई कोलाई हैं उनके पास, उनमें ये इनकॉर्पोरेट हो चुका है जो वो करना चाहते थे। फिर आ जाओ इसके ऊपर, N14 मीडियम में उन्होंने एक जनरेशन के लिए ग्रो किया, ये 2 डीएनए आए, और इसकी अगर आप करो CSCl सेंट्रीफ्यूगेशन, तो क्या बेंडिंग पैटर्न रहा होगा? क्या बेंडिंग पैटर्न आएगा?
15 14 15 14 दो स्ट्रैंड है आपके पास, मतलब हैवी भी है साथ में और लाइट भी है, तो मीडियम नहीं हो गया। ये पूरा का पूरा हैवी है नीचे आ गया, ये पूरा का पूरा डीएनए लाइट है वेट में ऊपर आ गया। अब ये डीएनए तो ब्लेंड हो गया, तो रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव हुई है, यहीं से प्रूव हो जाएगी। मतलब यहां पे बैंड आएगा बीच में N15 और N14 का, बीच में बैंड आने का मतलब है कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। क्यों? अगर ये कंजर्वेटिव होती तो यहां पे एक डीएनए बनता है N15 N15, ये पूरा स्ट्रैंड बनता है N15 N15, यहां पे स्ट्रैंड बनता है N14 N14, ऐसे ही बना था अगर कंजर्वेटिव होती। क्यों? क्योंकि मीडियम में 14 है। अगर हम बोलते हैं कि दोनों डॉटर स्ट्रैंड जो है वो नए बनते हैं एक डीएनए में, तो ये N15 15 एक डीएनए रह जाता आपके पास अगर ये कंजर्वेटिव होती, और एक डीएनए के स्ट्रैंड आपके पास बनते 14 14। ये होना चाहिए था अगर एप्लीकेशन होती कंजर्वेटिव। तो अगर आपके पास दो डीएनए ऐसे आते इनकी बजाय 15 14 की बजाय, इनके अंदर इन सेल के अंदर एक डीएनए ये आता, दूसरा डीएनए ये आता, तो यहां पे आपको दो बैंड आने चाहिए थे। दो बैंड का मतलब एक 14 14 का बैंड आना चाहिए था ऊपर, एक 15 15 का बैंड आना चाहिए था नीचे। तो हम बोलते रहे एप्लीकेशन इज कंजर्वेटिव कि हमारे पास एक जनरेशन के बाद जो दो डीएनए आए, दो बैंड आए उनके, बट ऐसा नहीं हुआ। बैंड कितने आ रहे हैं? एक। बैंड क्या होता है? बैंड होता है बच्चे जिस पोजीशन पे आगे डीएनए रुक गया। अब दोनों डीएनए एक ही जैसे हैं, 15 14, तो दोनों डीएनए दो हैं, बैंड एक ही आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की डेंसिटी सेम है, दोनों एक ही जगह पे आके रुकेंगे, क्योंकि दोनों ही 15 14 है, मीडियम वेट डीएनए है। तो आपके पास सिंगल बैंड आया N15 N14 का। तो ये प्रूव कर रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव। इसको और प्रूव करने के लिए हमने एक और जनरेशन चला ली। अब इस जनरेशन में आपके पास 4 डीएनए आ गए, और इसकी जब आपने CSCL की होगी तो क्या रिजल्ट आएगा? इनकी आप कर दो CSCL डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, ये डीएनए 15 14, ये डीएनए 15 14, तो मीडियम वेट डीएनए है। तो मीडियम वेट डीएनए के लिए आपके पास यहां पे बीच में बैंड आएगा। ये डीएनए दोनों 14 14 के लिए आपके पास लाइट बैंड डीएनए है, तो N14 14 का बैंड आएगा। तो दो बैंड क्या दर्शा रहे हैं? डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव। ये देखो, ये 4 पेरेंटल स्ट्रैंड बन गए। अब आपके उन चारों को मैंने टेम्परेट को अलग लिखा था यहाँ पे, और नया किससे बनना है? नया तो 14 वाला ही बनना है। क्यों? क्योंकि मीडियम में क्या है 14, इस पे भी नया 14 ही बनना है, इस पे भी नया 14 ही बनना है, इस पे भी नया 14 बनना है, इस पे भी नया 14 बनना है, क्योंकि नया स्ट्रैंड मीडियम से जो नाइट्रोजन बेस पड़े हैं वही उठा के बनेगा। तो दैट मीन्स आपके पास ये दो टाइप के डीएनए हैं, और कितने बैंड पैटर्न आ रहे हैं? 2 बैंड पैटर्न आ रहे हैं। सो ये ओवरऑल एक्सपेरिमेंट प्रूव कर रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। एक स्ट्रैंड पेरेंट का रहता है, जैसे यहाँ पे ये 2 पेरेंटल स्ट्रैंड है, ये रहा एक स्ट्रैंड पेरेंट का, ये इसके दूसरा नया बना, एक स्ट्रैंड पेरेंट का दूसरा नया बना। कभी भी ऐसा नहीं होता कि दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड एक डीएनए में रह गए, जो दूसरा डॉटर डीएनए बना उसके दोनों स्ट्रैंड नहीं बन गए। अगर ऐसा होता तो हम बोलते कंजर्वेटिव नेचर ऑफ रेप्लिकेशन है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें पता है बच्चे, अब तो क्लियर ही है ना। ये तो उस टाइम की बात है, लोगों को उस टाइम पे क्लियर नहीं था कि क्या हो रहा है। अब तो हमें पता ही है कि इसी स्ट्रैंड को खुलना है, दोनों को एज ए टेम्पलेट एक्ट करना है। इस पे नया डीएनए बनेगा, इस पे भी नया डीएनए बनेगा। ये दोनों टेम्पलेट एक्ट करेंगे, इस पे भी नया डीएनए बनेगा, इस स्ट्रैंड पे भी नया डीएनए बनेगा। क्योंकि टेम्पलेट का कंसेप्ट अब तो क्लियर है हमें कि टेम्पलेट बनना होता है, टेम्पलेट के ऊपर प्राइमर ऐड होगा, उस प्राइमर को डीएनए पॉलीमरेज खींच देगा, तो दैट मींस एक डीएनए पुराना रह जाएगा, एक नया बन जाएगा। सो दैट इज व्हाई डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर।